कैसे करते हैं आपका 3 हिंज आर्च का, वो आज देखने वाले हैं। बट उससे पहले एक एडिस थ्योरम करके आपका एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है और यह आपका पेपर में आ सकता है। तो इस एडिस थ्योरम क्या कहती है इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है राइट। उसको समझने से पहले आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पे मैं एडिस थ्योरम को पढ़ता हूँ, तो पहली लाइन क्या लिखी है आपकी, द ऑर्डिनेट बिटवीन द लीनियर आर्च एंड द एक्चुअल आर्च गिव्स द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो इस लाइन को समझने से पहले आपको लीनियर आर्च के बारे में पता होना चाहिए एंड एक्चुअल आर्च के बारे में पता होना चाहिए कि ये लीनियर आर्च और एक्चुअल आर्च क्या है, राइट। तो पहले इसको समझ लेते हैं। लीनियर आर्च या फिर इसको हम थ्योरेटिकल आर्च भी कहते हैं, राइट। थ्योरेटिकली जो आपकी आर्च होनी चाहिए वो आपकी एक लीनियर आर्च होती है, पैराबोलिक नहीं होती, ठीक है। तो थ्योरेटिकली देखा जाए कि अगर जो लोड्स हैं उनको रजिस्ट करने के लिए आपको जो आर्च चाहिए दैट कैन बी अ लीनियर आर्च, ठीक है। लीनियर आर्च के बारे में समझते हैं। देखियो, लेट सपोज आपके कुछ मेंबर्स हैं, है ना, कुछ मेंबर्स हैं जो आपके लिंक्ड है आपस में और वो आपका ऐसे इन्वर्टेड शेप में है, ठीक है। ऐसे कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है, अलग अलग मेंबर्स है, एक जॉइंटेड लिंक पर है, ठीक है। तो इसमें आपके कुछ लोड्स एक्ट कर रहे हैं, W1 W2, ठीक है, पॉइंट लोड्स आपके एक्ट कर रहे हैं। तो ड्यू टू दिस लोड आपका ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, आपका एक ये जो आपका आर्च दिख रहा है आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो आपका हर एक मेंबर कुछ एक पोजीशन गेन कर लेगा। तो वो कुछ इस तरीके की होगी आपकी वो शेप, कैसी होगी आपकी, पेनिकुलर पॉलीगन टाइप की होगी, ठीक है। और हर एक मेंबर में आपका कुछ ना कुछ लोड आ रहा होगा, राइट। हाँ, मतलब हर एक मेंबर में कुछ ना कुछ कंप्रेशन आ रहा होगा यहाँ पर, उनकी वैल्यू कुछ भी तो T1 T2। ये आपका जो हमने आपका केबल देखा था, केबल पढ़ा था हमने आपका, केबल में अगर आपके पॉइंट लोड लग रहे होते हैं तो आपका वो कुछ इसी टाइप का शेप गेन कर लेता है, पेनिकुलर पॉलीगन टाइप, है ना। और वो शेप आपकी किससे कंपेरेटिव होती है, बेंडिंग मोमेंट से। जो ड्यू टू दिस लोड अगर आपको एक बीम में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलता है उसी के तरीके का आपका एक शेप मिल जाता है आपको केबल में। तो सेम यहाँ पे भी आपका है आर्च में, तो अगर आपका इसमें पॉइंट लोड लग रहे हैं तो उस उन पॉइंट लोड्स को रजिस्ट करने के लिए जो आपकी शेप होगी आर्च की वो कुछ इस तरीके की होगी, लीनियर आर्च की तरह, ठीक है। इस तरीके के जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जिसका बन रहा होगा उसी की सिमिलर आपका इसका एक इक्विलिब्रियम शेप बन जाएगी। क्लियर है सभी को ये बात? ज़्यादा समझ में आया कि लीनियर आर्च क्या होता है आपका। तो दिस इज द थ्योरेटिकल आर्च और लीनियर आर्च। लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे लीनियर मेंबर्स से सारे हैं ना, अलग अलग लीनियर मेंबर से मिलकर आपका यहाँ आर्च बनना है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्चुअल आर्च की। एक्चुअल आर्च आपका जनरली ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि इस तरीके से लीनियर मेंबर से बना हो, है ना। वो क्यों नहीं बना होता है, क्योंकि अभी तो आपके ये लोड कैसे हैं, स्टैटिक लोड है। बट अगर आपके ये लोड मूव करेंगे तो इस जो आपका जो ये अभी इक्विलिब्रियम इसने मेंटेन किया है वो चेंज हो जाएगा आपका, है ना। जो आपके लोड लग रहे हैं W1 W2 W3, अगर मैं इनकी पोजीशन को चेंज करता हूँ तो आपकी आर्च की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, है ना। फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का चेंज होना चाहिए, राइट। बट ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होगा कि आप आर्च की शेप को बार बार चेंज कर सको, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं, आपका एक पैराबोलिक शेप प्रोवाइड कराते हैं इस तरीके की, ठीक है। तो दिस विल बी द एक्चुअल आर्च, ओके। समझ में आया सभी को? थ्योरेटिकल आर्च क्या है, जब जो इन लोड को रजिस्ट करने के लिए आपका एक कि आपका जो ये आर्च एक इक्विलिब्रियम शेप मेंटेन कर लेता है अपने, दैट विल बी द थ्योरेटिकल आर्च। और आपका वो लीनियर शेप होती है इसलिए इसे लीनियर आर्च कहते हैं। बट ये आपका थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम आपके ये लोड्स कभी भी स्टैटिक नहीं होते हैं, आपके लोड्स मूव करते हैं आपके जनरली, तो लोड्स अगर आपके मूव करेंगे तो इस आर्च की शेप को भी चेंज होना पड़ेगा। बट ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, आपका एक पैराबोलिक शेप का आर्च प्रोवाइड कराते हैं जिसको हम आपका एक्चुअल आर्च कहते हैं। क्लियर है? हाँ, दोनों समझ में आपको दोनों टर्म्स क्या होती है, ठीक है। तो नाम आपका लीनियर आर्च एक्चुअल आर्च समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। अब हम आपका इस थ्योरम को समझ रहे हैं, थ्योरम क्या कहना चाह रहा है। तो थ्योरम कह रहा है
The ordinate between the linear arch and actual arch gives the bending moment. This is known as Eddy's theorem and may be stated as below. तो Eddy's theorem की स्टेटमेंट क्या कहती है? The bending moment at any section of an arch is equal to the vertical intercept between the linear arch and the center line of the actual arch. वही कह रहा है जो आपको ऊपर लिखा है. तो ये कह रहा है आपका, देखो, लेट सपोज आपके पास एक आर्च है, ठीक है, एक आपके पास एक आर्च है जिसका शेप कैसा है, ऐसा पैराबोलिक टाइप का है, ठीक है. तो ये आपका जो पैराबोलिक शेप आपने से दिया है, ये कैसी आर्च है? आपकी एक्चुअल आर्च है जो आप एक्चुअली में देते हो जनरली, है ना. अगर इस आर्च में आपके कुछ लोड सेट कर रहे हैं, W1 W2 W3, ठीक है, इस तरीके का आपके लोड लग रहे हैं, तो इसकी जो थ्योरेटिकल आर्च होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, है ना. मतलब इन लोड्स को जो रेजिस्ट करने के लिए परफेक्ट शेप जो होनी चाहिए वो थोड़ी डिफरेंट होगी. दैट विल बी लाइक फनिकुलर पॉलीगन, ठीक है. तो वो शेप कैसी होगी? आपकी कुछ इस तरीके की शेप होगी. ठीक है, एक्चुअल आर्च एंड लीनियर आर्च में डिफरेंस सबको समझ में आया क्या होता है? क्लियर है? अब आपका हम एडीज थ्योरम को समझ रहे हैं. एडीज थ्योरम क्या कहता है? ठीक है, ठीक है. तो आपको मैंने एक्चुअल आर्च बनाई यहाँ पे जो एक्चुअल शेप है, एंड अगर इसमें कुछ लोड्स आ रहे हैं तो बेस्ड ऑन दोस लोड्स आपका एक थ्योरेटिकल आर्च भी होगी जिसको हम लीनियर आर्च भी कहते हैं. जो ये ग्रीन कलर से आपकी वो लीनियर आर्च है, ठीक है. तो ड्यू टू दिस लोड आपकी लीनियर आर्च या फिर थ्योरेटिकल आर्च कुछ इस तरह की फनिकुलर पॉलीगन की तरह बननी चाहिए थी, और एक्चुअल आर्च आपकी इस तरीके से है, ठीक है. तो एडिस थ्योरम आपका कह रहा है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मोमेंट चाहिए आर्च के, जो आपका एक्चुअल आर्च है उसमें आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे मोमेंट चाहिए, मतलब लेट सपोज हमको एट एक्स डिस्टेंस पे आपका एक मोमेंट चाहिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, ठीक है. तो अगर मुझे इस पॉइंट पे मोमेंट चाहिए तो वो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? वो होगी आपकी डिफरेंस बिटवीन दिस लीनियर आर्च ऑर्डिनेट एंड एक्चुअल आर्च ऑर्डिनेट, ठीक है. मैं आपके दो पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, एक ए और एक बी. तो इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी वो आपका बेंडिंग मोमेंट शो करेगा. बेंडिंग मोमेंट एट एक्स विल बी डिफरेंस बिटवीन, देखिए एक पॉइंट में नीचे ही मान लेता हूँ आपका यहाँ पे सी, डिफरेंस बिटवीन सी बी एंड सी ए, राइट. मतलब सी बी माइनस सी ए जो आपको वैल्यू मिल रही होगी दैट विल गिव द बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट. क्लियर है? यही आपका एडिस थ्योरम कह रहा है कि दैट बेंडिंग मोमेंट विल बी द डिफरेंस बिटवीन लीनियर आर्च एंड एक्चुअल आर्च. सर ये जो लीनियर आर्च पे W1 जो एक्ट कर रहा है, हाँ, वो उसका डिस्टेंस सर, ये जो एक्चुअल आर्च का जो वो है ए पॉइंट, उसका वो डिस्टेंस है क्या सर? हाँ. अमन आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ मुझे. ये W1 जो एक्ट कर रहा है उसका क्या बता रहे हो आप? सर W1 जो लीनियर आर्च पे एक्ट कर रहा है, हाँ, वो जो एक्चुअल आर्च पे ए पॉइंट का डिस्टेंस है वो उतना ही डिस्टेंस है क्या? नहीं, देखो सुनो, ये W1 W2 3 लीनियर आर्च पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपका एक किस्म से एक्चुअल आर्च पे एक्ट करेंगे ना. एक सिस्टम ऑफ लोडिंग है जो आपके एक्चुअल आर्च पे लोड कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी, है ना. अब ड्यू टू दिस सिस्टम W1 W2 W3 आपको एक थ्योरेटिकल आर्च मिल सकती है जिसको हम लीनियर आर्च कहते हैं. थ्योरेटिकल जो उसकी शेप होनी चाहिए परफेक्ट, जो उसको रजिस्ट कर सकती है, राइट. तो यस, आपका जो लीनियर आर्च होगी वो थोड़ी ऊपर होगी एक्चुअल आर्च से, राइट. तो इस लीनियर आर्च के बीच के डिफरेंस, इस लीनियर आर्च एंड एक्चुअल आर्च के बीच में जो डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है, यही आपकी शो करेगी उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट को. तो अगर आप W1 वाले पॉइंट पर देखते हो तो लीनियर आर्च एंड एक्चुअल आर्च के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, यही डिस्टेंस आपका बेंडिंग मोमेंट देगा इस पॉइंट का. ये आपका एडिस थ्योरम कहता है. क्लियर है? यस. ठीक है. तो ये थ्योरम आपका एज अ 5 मार्क्स आ सकता है, ठीक है. इसका छोटा मोटा डेरिवेशन भी है, आपको पुणे में मिल सकता है, भावी कट्टी में तो नहीं. सर, हाँ जितेंद्र. सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, जैसे एक्चुअल आर्च एंड लीनियर आर्च में सर?
सर कैसे सर फाइंड आउट करेंगे सर, ये लीनियर आर्च है, ये एक्चुअल आर्च? देखो, अब हम समझाया मैंने आपको डिफरेंस, आपको एक्चुअल में नहीं बनाना है लीनियर आर्च, ये केवल आपको थ्योरम समझाने के लिए बताया, एक थ्योरम है, ठीक है। लीनियर आर्च क्या है? एक थ्योरेटिकल आर्च है। थ्योरेटिकल मतलब जो थ्योरी में एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिकल आप उसको नहीं कर बनाते हो, राइट। तो अगर आपका इस तरीके का सिस्टम ऑफ लोडिंग लग रही है, W1 W2 जैसे कुछ पॉइंट लोड्स लग रहे हैं, तो उनको रजिस्ट करने के लिए जो आपकी एक लीनियर आर्च बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना, इस तरीके से बन जाएगी, जो आपका इन फोर्सेस को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, राइट। बट ऐसी आर्च बनाना थियोरेटिकल ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकली हम इसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये लोड आपके मूव कर सकते हैं, लोड मूव करेंगे तो आपकी आर्च की शेप भी चेंज होगी, है ना। और अगर आपने एक बार आर्च बना दी फिर उसकी शेप कैसे चेंज कर सकते हो आप? कंक्रीट की आर्च बना दी, शेप कहाँ चेंज होती है उसकी फिर, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपका एक्चुअल में हमेशा आपका प्रैक्टिकली हम पैराबोलिक आर्च बनाते हैं, जो आपकी है पैराबोलिक आर्च है। अब आप देख सकते हो कि आपका जो पैराबोलिक आर्च आपने एक्चुअली में जो बनाई है वो डिफरेंट है आपकी, जो आपकी एक्चुअल में थ्योरेटिकली होनी चाहिए थी, राइट। थ्योरेटिकली जो आपकी परफेक्ट आर्च थी उससे थोड़ी डिफरेंट है, वो थोड़ा आपका नीचे बनी है। तो यही जो डिफरेंस आपका आ रहा है थ्योरेटिकल आर्च और एक्चुअल आर्च में, यही आपका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देता है एट एनी पॉइंट। जो एक्चुअल आर्च का डिस्टेंस यस है सर। सर, एक्स बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते थे। हाँ तो सर जो ये लीनियर आर्च जो वहाँ पॉलीगॉन बन रहा है, वहाँ से जब लाइन चेंज हो रहा है सर, हाँ, तो वो W1 जो है वो किस डिस्टेंस पे लग रहा है, वो उसका लेंथ क्या होगा लीनियर आर्च का, वो हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं, जैसे आपने केबल में पढ़ा हुआ, केबल में देखा था आपने, केबल पे आप कुछ इसी तरीके से फनिकुलर पॉलीगन बनाती थी, है ना। अगर यस आपको सर। यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस पता होगी, एच सपोर्ट्स में लीनियर एच आर्च पता पे है। सर, तो लेंथ तो हमें पता होनी चाहिए ना लीनियर आर्च की, तब तो हम कर पाएंगे। ऑब्वियसली आप जब आर्च बनाओगे तो उसको आपको सेगमेंट्स की लेंथ पता होगी ना, कहाँ पे आपका वो लोड लग रहा है, राइट। और वो कितने तो एंगल सर पे होना चाहिए। देखो लेंथ तो आपको, देखो W1 जहाँ पे लग रहा है, ठीक है, ठीक है, आपको पता है कहाँ पे लग रहा है, इसकी पोजीशन तो फिक्स होगी आपकी, है ना। अब इस ए सपोर्ट यस से ये सर। लेंथ, ए सपोर्ट से इस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे W1 लग रहा है वो आपको नोन होगी, 5 मीटर 6 मीटर कुछ भी पता होगा। आप मुझसे पूछ रहे यस हो कि सर। इस इस सेगमेंट की क्या लेंथ होगी, राइट। यस सर। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए मुझे ये एंगल चाहिए होगा, थीटा, है ना। यस सर। तो ये एंगल आप निकाल सकते हो कैसे? आपको सपोर्ट्स में एच पता है और वी ए पता है, राइट। वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पता होगी आपको, सपोर्ट्स में निकाल सकते हो इजीली, राइट। यस सर। फिर यस। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो आप, आर। यस सर। और इस आर का आप एंगल भी निकाल सकते हो, थीटा। यस सर। तो यही थीटा आपका ये ऊपर वाला थीटा होगा, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो, है ना। आपको एक्चुअली में लेंथ यस निकालने की सर। जरूरत नहीं है, आपको थीटा निकालने की जरूरत है, थीटा की हेल्प से आप वहाँ तक उस पॉइंट तक पहुँच जाओगे, है ना। क्लियर हो गया मैंने आपका यस। क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। तो इन एक्चुअल में आपका क्वेश्चंस में ये सब नहीं पूछेगा, ये केवल ऐसा कंसेप्ट है आपका जो स्टार्टिंग में डेवलप हुआ था, जिसके कारण आपका ये आर्च वगैरह डेवलप हुई है ना, कि किस तरीके से शेप देनी चाहिए उसको, पैराबोलिक क्यों होती है आर्च की शेप्स, वो इसलिए होती है एक्चुअल में, ठीक है। थियोरेटिकली बेस्ट शेप आपकी फनिकुलर पॉलीगन है, बट वो पॉसिबल नहीं है बनाना, उसमें डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए आपका पैराबोलिक बनती है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो अब आपका हम एक एनालिसिस ऑफ 3 इंच आर्च का एक बार देखते हैं कि किस तरीके से आप उसे एनालिसिस करते हो। तो ठीक है, फिर आपका हम एक 3 इंच आर्च को कैसे कैसे एनालाइज करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। ठीक है, सभी को एक आर्च दिख रही है अपने स्क्रीन में। 3 हिंजेस में आपके 2 आपके अबटमेंट्स में है, या फिर इसको स्प्रिंगिंग पॉइंट्स भी कहते हैं अबटमेंट्स को, और एक आपका क्राउन में है। एंड इस क्राउन की जो हाइट है फ्रॉम सपोर्ट, इसको हमने आपका एच माना है, ठीक है, जिसको हम आपका राइज भी कहते हैं, राइज ऑफ आर्च, ठीक है। एंड इस आर्च का जो स्पैन है उसको हमने कैपिटल एन माना है, राइट। तो किस तरीके से हम इसको आपका एनालाइज करेंगे? तो एनालाइज करने का मतलब क्या होता है आपका,
इसमें जितने भी आपके अननोन इंटरनल फोर्सेज हैं उनकी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट कर सको। तो एट एनी पॉइंट इन दिस आर्च, आप कोई भी एक सेक्शन लेते हो किसी भी पॉइंट पे, तो वहाँ पे आपको 3 इंटरनल फोर्सेज जनरली देखने को मिल सकती है। वो कौन कौन सी हैं आपकी? एक आपका हो गया नॉर्मल थ्रस्ट, जिसको हम आपका एन से डिनोट करते हैं। एक हो गया आपका रेडियल शेयर, ठीक है, इसको आप एस से डिनोट कर लो। एंड एक आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट, जिसको हम आपका एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या हो सकता है, आपको एक भी कोई भी पॉइंट दे देगा आर्ट्स में और आप पूछेगा कि आपको ये तीनों चीज़ें निकाल के दिखाओ उसको वहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें कैसे निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे बेसिक स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सभी को पता है वो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है एनालिसिस का? टू कैलकुलेट रिएक्शंस, टू कैलकुलेट, हाँ, टू कैलकुलेट रिएक्शन। तो इन दिस केस आपको कितने रिएक्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर? 2 आपको ए सपोर्ट में मिलेंगे, है ना, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और 2 आपको बी सपोर्ट में मिलेंगे, सेम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर आपको दोनों ही रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले आप वर्टिकल रिएक्शन निकाल लो, देन आप हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाल लो। तो वर्टिकल रिएक्शन निकालने के लिए अगर आपको वर्टिकल निकालनी है तो उसके लिए आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। कौन कौन सी कर सकते हो? एक आप समीशन एफ एन एफ वाई इक्वल टू 0 यूज़ कर सकते हो, और एक समीशन ऑफ मोमेंट एट ए और बी इक्वल टू 0, हाँ ना, ठीक है। वर्टिकल रिएक्शंस के लिए आप ये 2 इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हो, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, एंड आप मोमेंट ले सकते हो, मोमेंट का सम एट ए और बी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो आप यहाँ पे समझ सकते हो 4 रिएक्शंस है, तो आपके पास 4 इक्वेशंस भी होनी चाहिए, राइट। तो 2 इक्वेशन मैंने आपकी यूज़ कर ली है ऊपर। अब मेरे पे 2 इक्वेशन बची है, एक समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 बची है, राइट, मतलब एक ही बची है आपके पास। और जो एक एक्स्ट्रा को चाहिए वो कहाँ पे मिलेगी आपको? इंटरनल हिंज में मिलेगी, जो आपका क्राउन में है, दैट इज समीशन एम सी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालने के लिए आपको सी पॉइंट जो आपका है दैट इज क्राउन पॉइंट, यहाँ पर मोमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल जाएगी, देन दूसरी आप निकाल सकते हो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 से। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट ऑल द रिएक्शंस, ठीक है। देन स्टेप 2, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आपको रिजल्टेंट रिएक्शंस भी पूछ सकता है ना, रिएक्शंस का रिजल्टेंट आपका क्या मिल रहा है, क्योंकि आपके हर एक सपोर्ट में 2 रिएक्शन है, तो उन रिएक्शंस का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो इजीली। तो रिजल्टेंट रिएक्शंस एट बोथ सपोर्ट क्या होगी आपकी? अगर मैं आपका आर ए बोलता हूँ तो वो आपका क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपका आर बी बोलता हूँ तो दैट विल बी अंडर रूट बी बी का स्क्वायर प्लस एच बी का स्क्वायर, एच बी का स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्टेंट आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ तक सबको समझ में आया? देन थर्ड स्टेप क्या होगा? आपने रिएक्शंस निकाल दी है, अब आप क्या करोगे? अब आप निकालोगे जो अभी आपको इंटरनल फोर्सेस निकालनी है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आप थीटा लिख सकते हो यहाँ पर, टू कैलकुलेट एंगल, ठीक है। थीटा निकाल सकते हो आप रिजल्टेंट का जो भी आपका एंगल होगा। देन आफ्टर दिस, जब आपने थीटा निकाल दिया, आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, और आपका नॉर्मल थ्रस्ट जो भी आपका है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टार्टिंग में आपको ये स्टेप्स करने हैं, देन आपका स्टार्ट होगा मेन काम करना। तो बेंडिंग मोमेंट निकालना किसी भी पॉइंट पे इतना कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। अगर आपको मुझे बेंडिंग मोमेंट चाहिए किसी भी पॉइंट पे एट एनी डिस्टेंस x, ठीक है, तो मैं आप क्या करूँगा? आपका यहाँ पे मान लिया मैंने आपका एक सेक्शन ले लिया मैंने आपका एट डिस्टेंस x पे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालना काफ़ी सिंपल सा है। आप इसका लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो सेक्शन पे मिल रहा है
वो केवल इतना पार्ट मिल रहा है, राइट। यहाँ पे आपका सेक्शन है, तो कौन कौन सी फोर्सेस मिल रही है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, एक वी ए मिल रही है, एक आपको एच मिल रही है, एच ए सॉरी, और अदर देन दिस आपको यहाँ पे कुछ वर्टिकल मतलब एक्सटर्नल लोड्स मिल सकते हैं ना। मान लो आपका एक डब्ल्यू एक्सटर्नल लोड लग रहा है, तो अगर आपको इस सेक्शन में अगर आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो आपकी वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी ए मल्टीप्लाई बाई एक्स, राइट, एंड वी ए विल बी द पॉजिटिव मोमेंट, राइट, देन एच ए आपका माइनस होगा क्योंकि आपका ये एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, तो एच ए मल्टीप्लाई बाई एच ए की डिस्टेंस कितनी होगी इस पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस आपको पहले निकालनी पड़ेगी। लेट अस सपोज यहाँ पे हम इसको वाई ले लेते हैं, इन क्वेश्चन आपको ये वाई की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तभी आपका यहाँ पर आप इक्वेशन को कंप्लीट कर पाओगे, राइट। तो एच ए की डिस्टेंस उस पॉइंट तक वाई है, ठीक है, तो एच ए मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है। फिर माइनस जो आपका ये डब्ल्यू लोड लग रहा है इसकी डिस्टेंस, लेट सपोज आपका ये डब्ल्यू ए डिस्टेंस पे है उस सेक्शन से, तो डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है सभी को बेंडिंग मोमेंट निकालना, बेंडिंग मोमेंट। यस देन सर। आपका स्टेप 5 आता है जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपके यहाँ पे नया आया है, दैट इज टू कैलकुलेट नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर, ठीक है। तो टू कैलकुलेट रेडियल शेयर और एन एट दिस सेक्शन जहाँ पे अपना बेंडिंग मोमेंट निकाला, सेम सेक्शन पर निकाल के देखते हैं, तो ठीक है। तो इसका मैं आपका एक आर्च का थोड़ा क्रॉस सेक्शन भी आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की आर्च हो गया आपकी, यहाँ पे मैंने सेक्शन कट किया, ठीक है। तो इस सेक्शन में आपको नॉर्मल थ्रस्ट निकालना है। तो नॉर्मल थ्रस्ट क्या होता है, जो आपका इस क्रॉस सेक्शन में नॉर्मली आपकी एक फोर्स एक्ट कर रही होगी एन, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन में नॉर्मल जो आपके 90 डिग्री पे आपके एक फोर्स एक्ट कर रही होगी, जिससे हम नॉर्मल थ्रस्ट कहते हैं, जो इसको कंप्रेस कर रही होगी इस सेक्शन को, मतलब इस आर्च को, दैट इज नॉर्मल थ्रस्ट, ठीक है। और इसी सेक्शन के जो आपका इंक्लाइन क्रॉस सेक्शन है, राइट, इसी के पैरेलली आपका एक शेयर फोर्स लग रहा होगा आपका, जिसको हम आपका कहते हैं रेडियल शेयर, ठीक है। इसको हम रेडियल शेयर भी कह रहे हैं क्योंकि आपका देख सकते हो आपका एक पैराबोला है या फिर आपके सर्कुलर आर्च भी होते हैं, तो जब आपका शेयर एक्ट कर रहा है वो रेडियस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है ना। आपका सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल में जो आपकी रेडियस होती है, तो आपका शेयर फोर्स जो है वो आपका रेडियस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, तो दैट इज आपका रेडियल शेयर कहलाता है, ठीक है। तो हमको आपका ये एन और एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो टू कैलकुलेट दिस एन एंड एस आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको ये इस प्लेन का इंक्लिनेशन पता होना चाहिए, किस एंगल पे आपका इंक्लिनेशन है, दैट इज़ थीटा पता होना चाहिए, राइट। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से पता होना चाहिए एंड वर्टिकल डायरेक्शन से पता होना चाहिए, ये थीटा, ठीक है, राइट। तो थीटा आपने ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हो ऊपर, है ना, वही सेम आपका थीटा यहाँ पे यूज़ आएगा। जैसे हमने थीटा ऊपर निकाला था, सेम ही तरीके से यहाँ पे भी थीटा निकालना पड़ता है आपको। इसके अलावा आपको इनके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो चीज़ें अवेलेबल है, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स अवेलेबल है, एक वर्टिकल फोर्स अवेलेबल है, ठीक है, दैट इज एच, एंड एक वर्टिकल फोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एच और वी क्या है, ये आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एन और एस से। एच है आपका इस पॉइंट तक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है, इस पॉइंट तक, एंड वी क्या है आपका, वी एक्स बोल देता हूँ मैं इसको, इस एक्स पॉइंट तक लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी आपके फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकल, उन सभी का सम, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इन सबको कैलकुलेट करना है, बट इट इज़ नथिंग, आपका क्या है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में वर्टिकल, उनका सम आपका वी एक्स हो गया, एंड एच एक्स क्या है आपका, जितने भी आपके वर्टिकल साइड पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं, तो दैट इज एच एक्स। तो ये वी एक्स एंड एच एक्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन कौन से वर्टिकल फोर्सेस हैं, कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एच एक्स एंड वी एक्स आप यहाँ पे एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और एस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन का हेल्प लेना है, जैसे हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपका वी एक्स को रिजॉल्व करता हूँ, राइट, अगर मैं आपका वी एक्स एंड एच एक्स को इस थीटा के अलॉन्ग रिजॉल्व करता हूँ, तो आपको वहाँ से एन और एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो आपका एन होगा, ठीक है, वो आपका कितना होगा,
एच को मैं पहले आपको रिजॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। एच को यहाँ पर साइड में रिजॉल्व कर लेता हूँ, वहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एच एक्स है और ये आपका इस एन से थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड, वो क्या है आपका इंक्लाइंड है, ठीक है। तो इस एच एक्स को रिजॉल्व करता हूँ तो आपका ये एन के अलॉन्ग आपका एच एक्स कॉस थीटा मिलेगा आपको, ठीक है, राइट। और आपको इसके अलॉन्ग आपको एक एच साइन थीटा मिल जाएगा, राइट। ऐसे ही आपका एच रिजॉल्व होगा, क्लियर है। ऐसे ही आपका एच एक्स होगा। एंड अगर आपका मैं वी को करता हूँ, वी को भी रिजॉल्व करके देख लेता हूँ आपका, तो ये वी है, तो वी का जो आपका थीटा एंगल मिल रहा है वो आपको एस के अलॉन्ग मिल रहा है, ठीक है। तो जब आपका वी को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो क्लियर है। यहाँ पे मैंने आपका एच और वी को रिजॉल्व करा है, ओके। देखो वी के थीटा, आपका वी का थीटा यहाँ पे था तो वी कॉस थीटा इस तरफ लिखा है मैंने आपका, एंड इस तरफ आपका वी साइन थीटा लिखा है। सिमिलरली मैंने आपका एच को भी आपको रिजॉल्व किया है, एच कॉस थीटा एंड एच साइन थीटा। तो एन की जो साइड के अलॉन्ग आपका जो मिल रहा है, राइट, दैट इज एच कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा, राइट। तो एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका एच कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा, एंड ये दोनों ही पॉजिटिव है क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है आपका। एन भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एच भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड वी भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। दैट इज आपका यहाँ पर सब जगह पॉजिटिव साइंस है, ठीक है। अगर आप एस कैलकुलेट करते हो दैट इज़ रेडियल शेयर, तो आप देख सकते हो आपका जो वी कॉस थीटा है वो आपका एस के डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो दैट इज आपका पॉजिटिव आया। देन आपका जो एच साइन थीटा है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये आपका नेगेटिव आएगा, तो माइनस एच साइन थीटा। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर रेडियल शेयर, ठीक है। तो आपको ये बार बार रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हर एक सेक्शन में, ओके। आपको हर एक सेक्शन में रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद रख सकते हो और इन्हीं की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर आप किसी भी सेक्शन पर निकाल सकते हो।